आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज हैं महाराष्ट्र के दौरे पर। पुणे में मगरबी इलाकाई कौंसिल के 27वें इजलास की करेंगे सदारत। नई दिल्ली के पूसा में 3 रोजा कृषि विज्ञान मेले का इफ्तिताह आज। मेले का इफ्तिताह करेंगे मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान। ज़राई यूनिवर्सिटियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्टार्टअप, सरकारी और निजी कंपनियों की नई मसनूआत की नुमाइश भी होगी मेले में। हमास आज 6 इस्राईली मगवियों को सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले करेगा रिहा। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द होगा शुरू। भारतीय नजात काश पटेल ने FBI के नवे डायरेक्टर के तौर पर भगवद गीता पर हाथ अटकर लिया हलफ। कहा, हम FBI की जवाबदेही का फैसला करेंगे। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आज होंगी आमने सामने। गुज़श्ता रोज कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त देकर फतह के साथ किया था आगाज। खबरें तफसील से। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। वजीर दाखिला कई अवामी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो पुणे में मगरबी इलाकाई कौंसिल के 27वें इजलास की सदारत करेंगे। इसके बाद वो जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला महा आवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज 2 के तहत 20 लाख हाउसिंग इस्तिफादा कंददान को मंजूरी लेटर और 10 लाख हाउसिंग इस्तिफादा कंददान को पहली किस्त तकसीम करेंगे। सनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जापान भारत की इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम शराकतदार रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी का 5वां सबसे बड़ा जरिया है। नई दिल्ली में इंडिया जापान इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए गोयल ने कहा कि 2000 और 2024 के दरमियान जापान से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 43 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई। गोयल ने यह भी कहा कि 2011 में दस्तखत किए गए जामे इक़्तिसादी शराकत के मुआहदे ने दो तरफ़ा तिजारत को नुमाया तौर पर मजबूत किया है, जिसमें 1400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के MP ज़ियाउर रहमान बर्क़ पर बिजली चोरी के जुर्म में लगाए गए जुर्माने के मामले में आज समाअत होगी। रुकन पार्लियामेंट बिजली चोरी केस में अदालत में सबूत पेश करेंगे। बता दें कि गुज़श्ता दिसंबर में ज़ियाउर रहमान बर्क़ के घर पर बिजली चोरी का मामला सामने आया था। उनकी रिहाइशगाह पर 16 किलोवाट बिजली की गैर मजाज खपत पाई गई, जिसके बाद महकमा बिजली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुकन असेंबली पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया। इस सिलसिले में समाअत जारी है। MP को बिजली के महकमे ने अपनी तरफ से पेश होने के लिए काफ़ी वक्त दिया, लेकिन उनकी जानिब से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। सबूत पेश करने के लिए हतमी समाअत 7 फरवरी को होनी थी, लेकिन रुकन पार्लियामेंट के वकील ने मजीद वक्त दिए जाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर महकमे ने 15 दिन का वक्त दिया था। आज MP को बिजली की खपत का सबूत पेश करना है। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में राइज एंड इंडिया 2025 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में 50 से ज़्यादा सरकारी महकमे, तहक़ीक़ी इदारे और सनतें इकट्ठी हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत को नुमाया तौर पर दिखाया गया है। तलबा के साथ साथ किसान भी नुमाइश में पहुँचकर सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तस्वुर किया गया एक जदीद हिंदुस्तान का विजन है। इस अभियान के तहत काबिल मुतवस्सित तबके की सनतें, गरीब, मजदूरों और किसानों की तरक्की के लिए किए गए ऐलान दरअसल आत्मनिर्भर भारत का खास फार्मूला है। वज़ीर आज़म मोदी के इसी विजन को पेश करने के लिए गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस 3 रोजा नुमाइश ने ज़राई साइंसी मरकज, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और कृषि भारती कोऑपरेटिव समेत 50 से ज़ायद सरकारी इदारों, तहकीकी इदारों और सनतों के साथ इकट्ठा होने का मौका फराहम किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट और HRIT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अनिल अग्रवाल के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की तरक्की को उजागर करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा तय कर रहा है और कैसे हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। आपने देखा इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमने विशेषकर से अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्हें बुलाया है ताकि वो भी इस विकास की यात्रा की में सहभागिता अपनी करें। हम सब जानते हैं अगर भारत को विकसित राष्ट्र होना है तो देश के हर नागरिक को, आधी आबादी को, सबको इसमें मिलकर काम करना होगा और उसी के उद्देश्य पूर्ति के लिए हम यहाँ पे सभी को इनवाइट कर रहे हैं, महिलाओं को इनवाइट कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 22 फरवरी तक जारी इस प्रोग्राम में तलबा के साथ साथ किसान भी पहुंच रहे हैं। इन हजरात से मुंसलिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी स्कीमों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा इस प्रोग्राम का मकसद इतलाती टेक्नोलॉजी, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, ज़राअत, हुनरमंदी का फरोग, सियाहत, समाजी फलाह बहबूद और दूसरे शोबों के लिए लाजमी तरबियती प्रोग्राम और रोजगार के मौके के तय लोगों को बेदार करना है। इस तरह के एग्जीबिशन से सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं वो किसान तक पहुंचे और हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा पाएं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, गाजियाबाद। आज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR-IARI पूसा कृषि विज्ञान मेले का इनेकाद कर रहा है। आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा पूसा कृषि विज्ञान मेले का इफ्तिताह ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस मेले की थीम जदीद ज़राअत तरक्की याफ्ता भारत है। इसमें ICAR-IARI अदारों, ज़राई यूनिवर्सिटियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, FPOs, कारोबारी अफराद, स्टार्टअप्स, सरकारी और निजी कंपनियों की नई टेक्नोलॉजीज़, मसनूआत और खदमात की नुमाइश भी होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर BBCWS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ED ने इसके 3 डायरेक्टर्स गिलिस एंटोनी हंट, इंदुशेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिम्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। ये हुक्म इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी किया गया है। महाकुंभ के पेश नज़र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ जनरल टिकट वाले मुसाफिरों के लिए वेटिंग एरिया बनाया है। नौ तामीर शुदा होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म नंबर 16 के करीब है। इसमें टॉयलेट और खाने से मुताल्लिक एरिया के साथ टिकट बुकिंग काउंटर भी है। वेटिंग एरिया के करीब खवातीन के लिए अलहदा टिकट काउंटर बनाया गया है ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। जिन्होंने अनरिजर्व टिकट ले रखा है तो इनको यहाँ होल्ड करा रहे हैं। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली गाड़ी प्लेस होगी प्लेटफॉर्म पे तो इनको रेगुलेटेड मैनर में अंदर की तरफ एंट्री दी जाएगी। इस बार हमने ये व्यवस्था की है कि जो भी प्रयागराज जाने की हमारी स्पेशल ट्रेन हैं वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी ताकि लोगों को फुट ओवरब्रिज न चढ़ना पड़े या सीढ़ियां न चढ़ना पड़े, धक्का मुक्की की स्थिति न बने। मतलब प्रयास ये है कि धक्का मुक्की किसी तरह की ना हो, असुविधा ना हो प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद या ट्रेन में बैठने के लिए जो एक परेशानी की स्थिति हो जाती है सबके लिए, वो ना हो। धीरे धीरे अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है प्रयागराज महाकुंभ। न सिर्फ एक मजहबी तकरीब है बल्कि ये हिंदुस्तानी सकाफत, रवायत और रूहानियत की अजमत के बुलंद तरीन मकाम का भी गवाह है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों की तादाद 59 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। जुमे की शाम 6 बजे तक
कुल 1.16 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने त्रिवेणी में स्नान किया। योगी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि त्रिवेणी के पानी में डुबकी लगाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों अक़ीदतमंदों और सयाहों के लिए संगम पर वाफर साफ पानी दस्तियाब हो। महकमा आबपाशी पिछले 2 माह से मुसलसल इसकी निगरानी कर रहा है। मुल्क और दुनिया भर से अक़ीदतमंद प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान कुछ समाज दुश्मन अनासिर भी आवाम की आस्था से खेलने में मसरूफ़ हैं। ये लोग महाकुंभ के नाम पर गुमराहकुन और काबिल एतराज़ पोस्ट्स फैला रहे हैं। तहम अब यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी पुलिस ने अब तक ऐसे 137 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही की है और इनके खिलाफ कार्रवाई की है जो महाकुंभ के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए समाज दुश्मन अनासिर उत्तर प्रदेश हुकूमत को मुसलसल बदनाम करने में लगे हुए थे। ये लोग मुख्तलिफ जगहों के वीडियो को महाकुंभ के होने का दावा करके लोगों में उलझन और खौफ पैदा करने में मसरूफ थे। हाल ही में इन अकाउंट्स की मदद से ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई कि महाकुंभ में नहाने के लिए आने वाली खवातीन की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखे हुए है। पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। भारत नजात काश पटेल FBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं। काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर FBI के नए डायरेक्टर के तौर पर हलफ लिया। इसके साथ काफ पटेल FBI के सरबराह बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उनको अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम पांडी ने हलफ दिलाया। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाली सेनेट ने काश पटेल के नाम को FBI डायरेक्टर के तौर पर 49-51 के फ़र्क से मंजूर किया। हल्फ लेने के बाद काश पटेल ने FBI में एहतिसाब को यकीनी बनाने का वादा किया। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन काम करना जितना आसान है, मोहतात और चौकन्ना रहना भी इतना ही ज़रूरी है। साइबर जराइम पेशा अफराद ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। साइबर पुलिस आवाम को भी मुतनब्बे कर रही है कि वो कभी भी किसी नामालूम लिंक पर क्लिक न करें और अपना बैंक अकाउंट और सिम कार्ड किसी को न दें। नो लिंक हो, खास तौर पे वो किसी भी तरह से आप उसको क्लिक ना करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें और जो भी वेरीफाइड अकाउंट है या वेबसाइट है उसी पे जाके ही आप अपने जो भी बेनिफिशियरीज के लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसी से ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात तो ये जानना ज़रूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड हो, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपका वो अकाउंट या सिम कार्ड मिसयूज़ होगा तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी। दिल्ली में हुकूमत बनने के बाद दीगर फैसले सादिर हो रहे हैं। हुकूमत यमुना नदी की मुकम्मल सफाई के लिए पुरअज़्म है। यमुना नदी के निचले हिस्से में जमा होने वाली गाद को हटाने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। हुकूमत का मकसद अगले 3 सालों में सीवरेज और सनअती फजले के बहाव को मरहलावार तरीके से यमुना में मुकम्मल तौर पर रोकना है और यमुना अपनी पूरी शक्ल में दिल्ली में बहती नजर आएगी। एक्शन मोड में दिल्ली की सरकार और सरकार के गठन होते ही यमुना में सफाई का काम तेज़ गति से जारी है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना की यही तस्वीर है कि हमारे सामने ये देख रहे हैं कि यमुना नदी से जो गाद जो निकालने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। सरकार का ये जो दावा है कि अगले 3 सालों में यमुना नदी की जो सफाई को पूरा कर लिया जाएगा और इन पूरे के पूरे अभियान को, यमुना सफाई के अभियान को सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 चरणों में इस अभियान को पूरा किया जाएगा। और इसका जो सबसे पहला चरण है वो चरण है कि जो यमुना की तलहटी में, यमुना के किनारे में जो गाद जो जमी हुई है उस गाद को, खरपतवार को या उन सारे चीज़ों को बाहर निकालना। ये 20 साल हो गया यमुना जी के किनारे आते हुए। ये पहली बार मैंने अपने जीवन में यमुना की गाद को निकलते हुए देखा है। ये कीचड़ निकल गया, नदी के किनारे रेत चाहिए, रेत आएगी तो जो गंदा पानी भी होगा उसको ये रेत अपने अंदर उसको बिठा लेगा और गंदा पानी भी अपने आप निर्मल हो जाएगा। तो पहले चरण का काम है कि इस गाद को बाहर निकाला जाए और यमुना नदी को के फ्लो को एक तरीके से एक उसको नया स्वरूप दिया जाए। नाले की जो गंदगी सीधे यमुना नदी में प्रवाहित होती है
उसे भी रोका जाएगा, उसे भी साफ किया जाएगा। और जब 2 चरणों में यमुना सफाई अभियान को गति मिलेगी, उसके बाद सरकार की ये कोशिश होगी कि यमुना नदी के जो एसटीपी की जो क्षमता है, जो पानी को शुद्ध करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को में इजाफा किया जाए। सबसे अंतिम उसका जो चरण है, जो चौथा चरण जिसको आप कहेंगे, उस चरण में हम कह सकते हैं कि जो एसटीपी का जो निर्माण है, एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। 22 किलोमीटर की ये रेंज है जो यमुना के साथ लगती है। तो निरंतर आप देखोगे सभी घाटों पे इस तरह की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चल रही है कि ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके हम सफाई करें। और ये मुझे लगता है पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में देने वाले भी हैं कि जो हमारा छठ घाट यहाँ का है, यमुना घाट का, उसे जो है ये पूरा सौंदर्यीकरण कर देंगे। सरकार की ये कोशिश है कि ये जो तलहटी का ये 22 जो किलोमीटर है यमुना नदी को, पहले इस तलहटी में जमी काई को, तलहटी में जमी खरपतवार को निकाला जाए ताकि यमुना के फ्लो को सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। आलमी पायदार तरक्की समिट का 24वां एडिशन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक मुनक़िद होगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम ये पायदार तरक्की और आबो हवा से मुताल्लिक़ हल को आगे बढ़ाने के लिए एक सरकर्दा आलमी प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ में मुनक़िद होने वाली पायदार तरक्की और माहौलियात पर वाहिद आज़ाद बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास के तौर पर पायदार तरक्की और मौसमियाती हल को तेज़ करने के लिए शराकत दारी के मौजू पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी से खुसूसी तौर पर बात करते हुए TERI की डायरेक्टर विभा धवन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस आबो हवा की कार्रवाई को तेज़ करने, शराकत को मजबूत बनाने, इख्तिरा को फ़रोग़ देने और पायदार और लचकदार मुस्तक़बिल के लिए हल पेश करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक किया जा रहा है। क्या खास रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए टेरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन जी हैं। मैडम, क्या खास होने वाला है और किस तरीके से ये सम्मेलन में कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, ये विश्व लेवल का एक सम्मेलन होता है और शायद ग्लोबल साउथ में ये एक अलग ही पहचान है इसकी, क्योंकि और किसी देश में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वो भारत तक सीमित नहीं है, ना ही उसका असर सीमित है, ना ही उसके एक्शन जो हो रहे हैं वो भारत तक सीमित है। हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं इस समिट के माध्यम से कि सबसे पहले इसको हम कैसे कम से कम करें। बात करें इसमें तो कितने देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे और क्या फोकस पॉइंट रहने वाले हैं इस बार? हमारे अभी तक 30 से ऊपर देशों के लोग आने वाले थे और इसमें हमारी डिस्कशन होने वाली है पार्टनरशिप पे, क्योंकि देखा जाए तो एक्सपर्ट्स भी कम हैं जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं। तो इसकी जगह कि हम सब अलग अलग से अपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्या हम मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है उसको लेकर क्या मैसेज इस जो सत्र होगा यहाँ पर, जो ये सम्मेलन होगा, उसमें दे सकता है? भारत जो है एक तरह से हमारा, आपने कहा, परंपरा है, हमारे DNA में है कि कुछ वेस्ट नहीं करना है और ऊपर सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो उसी डायरेक्शन में है, ना कि विकासशील, मैं ये बोलूँगी विकसित देशों को भी बता सकते हैं कि आपकी ग्रोथ ग्रीन टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी पूरी करेगी। बिल्कुल, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़्यादा फोकस रहेगा और ख़ास तौर पे जिस तरीके से भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया है वो भी फोकस रहेगा और 30 से ज़्यादा देश जो है इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले जायज़े लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। उसने अपने सफ़े अव्वल पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए हर शोबे में बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत, कौम की तामीर के लिए शहरियों की तरक्की ज़रूरी, मुश्तरका मकसद के लिए जद्दोजहद आज़ादी से बेहतर कोई मिसाल नहीं, तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की भी ज़रूरत, मोदी। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है,
सऊदी वलीअहद की दावत, जीसीसी, मिस्र और उर्दून के रहनुमा कल रियाज में करेंगे मुलाकात। इनकलाब ने अपने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी के लिए खुसूसी इजलास 24 फरवरी को। अरविंद सिंह लूली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। इजलास के दौरान CAG की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हमारा समाज की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, अमित शाह पुणे में मगरबी जोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। और 5वीं अहम खबर की सुर्खी मज़कूर अखबार की इस तरह है, S जयशंकर की चीनी हममसा वांग यी के साथ मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल की नुमाइंदगी में तब्दीली का मुतालबा किया। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसके बाद चलेंगे बैनुल-अक़वामी ख़बर की तरफ। हमास आज 6 इसराइली मुग़व्वियों को रिहा करेगा। इसके बदले में इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यरगमालियों की आज रिहाई जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले में आखिरी रिहाई होगी। हमास जिन मुग़व्वियों को रिहा करेगा उनमें इलिया कोहन, उमर शीम तोफ, ताल शोहम, उमर वैनकर्ट, हिशाम सईद और इवर मैंगेस्टो वगैरह शामिल हैं। पहले मरहले के तहत 33 इसराइली मुग़व्वियों को रिहा किया जाना है। इसमें अब तक इसराइल के 19 मुग़व्वियों को 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जा चुका है। इसराइल का कहना है कि बाकी 14 में से 8 की मौत हो चुकी है। फ़रीक़ैन का कहना है कि वो बातचीत का दूसरा मरहला शुरू करने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि सालिसों का कहना है कि इसका मकसद तकरीबन 60 बाकी मानदा मुग़व्वियों की वतन वापसी और इसराइली फ़ौजियों के इनखला के बारे में एक मुआहदे तक पहुंचना है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुग़व्वियों के तबादले की ये डील 3 मरहलों में मुकम्मल होगी। ब्राज़ील में यूनिवर्सिटी के तलबा को ले जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। बस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांका के तलबा को ले जाया जा रहा था, जिसे यूनिफ्राम के नाम से जाना जाता है। इस हादसे के बाद फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। उन्होंने बस में फंसे जख्मियों को बाहर निकाला और अस्पताल में दाखिल कराया। भारत ने जुमे को मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में बांग्लादेश से खलीज बंगाल बैन हुकूमती तंजीम BOBP IGO की सदारत संभाली। तकरीब के दौरान महकमा माही परवरी के सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलक्षण लेखी की क़यादत में भारतीय वफ़द ने सदारत की जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टर लेखी ने यकीन दिलाया कि भारत BOBP IGO की कामयाबी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तनदही से काम करेगा। और खेल की खबरों में, लाहौर में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया अपनी मुहिम का आगाज़ करेगा। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड से चैलेंज दरपेश है। लाहौर की पिच को मद्देनजर रखते हुए हाई स्कोरिंग मैच की तवक्को की जा सकती है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में मुसलसल 3 मैच हारने के बावजूद इंग्लैंड अपनी टीम में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को गैर तजुर्बाकार बॉलिंग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कराची में जुमे को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। इस तरह जनूबी अफ्रीका ने जीत के साथ आगाज किया है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमा बावा की क़यादत में टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रियान रिकल्टन ने सेंचुरी स्कोर की। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 43.3 ओवर में सिर्फ 208 रन बना सकी और आउट हो गई। काबिल ज़िक्र है कि जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।